नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परम अखिल क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि बहुत जल्द हम लोग जो हमारा विगत आने वाले एग्ज़ाम है उस एग्ज़ामों की तैयारी में हम लगेंगे। और इस लगने की श्रृंखला में हमने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, जो हमने प्रीवियस वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड किया था, हमने कहा था डेली लगभग हम 15 से 20 प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों को हल करते हुए हम चलेंगे तो एक टाइम में हमारा लगभग कितने प्रश्न तैयार हो जाएंगे? 4000 प्रश्न तैयार होंगे। वो कैसे तैयार होंगे ये हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन कर लिया था। तो अभी हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ये 4000 प्रश्न को हल करने का, ताकि एग्ज़ाम के टाइम हमसे एक भी प्रश्न ऐसा ना छूटे जो शायद हमें ना आता हो। कैसे भी करके हमें वो सारे प्रश्न हल करने हैं। देखिएगा, इस सेशन में हम लोग पहले इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं और इतिहास से शुरुआत करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग खाली इतिहास के प्रश्न को देखेंगे, हम लोग इतिहास के साथ साथ सारे जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। मतलब जो जीएस के चारों पेपर है, 4 पेपर का मतलब है जो और सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्सों पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के साथ में जो पेपर अभी तक यूपी कमीशन ने पूछे हैं हम उन सारे प्रश्नों को देख करके चलेंगे, जिससे कि अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो हमारे कवर हो जाएं, प्लस कुछ नए प्रश्न कवर हो जाएं। साथ ही साथ में हम लोग उसके होलिस्टिक डायमेंशन में भी चीज़ों को कवर करेंगे, जिससे कि हमारा एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? मतलब ये कह रहा है कि पशुपालन के साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन के तौर पे लखनाज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बेहतर लिखने की कोशिश करूँगा। ओके, ऑप्शन के तौर पे कह रहा है कि लखनाज है, बीरभानपुर है, आदमगढ़ और चौपानी मांडो। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही विकल्पों का चयन करना है। तो मेरे दोस्त, आपको पता है कि जो पशुपालन के आपको प्रमुख साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो आदमगढ़ से मिले हैं। तो आदमगढ़ ये आपका राइट ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ आदमगढ़ से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इसके राइट लेफ्ट भी देखना होगा। कहते हैं कभी कभी कि लेफ्ट राइट हो ले, तो हम लेफ्ट राइट भी लेकर के चलेंगे। देखिएगा, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में पाषाण काल में बात करेंगे तो यहाँ जो प्रश्न बनते हैं या कमीशन ने पूछे हैं वो इनके स्थान को लेकर के पूछे हैं, तो हमारी पकड़ उसी पे होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा लखनाज की बात करूँ तो लखनाज आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? तो अगर आदमगढ़ को मैं बात करूँ तो ये जो आपका आदमगढ़ है ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? ये आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। पहली बात तो आप ये जानिए, क्योंकि कई बार तो हमें साइट्स ही नहीं पता होता है कि कौन सा साइट कहाँ पर है, और जब कमीशन हमसे पूछता है तो हम उसे गलत कर देते हैं। देखिएगा, ये जो मध्य पाषाण है, मध्य पाषाण का जो अंतिम चरण है, मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुपालन के आपको साक्ष्य प्रारंभ होते हैं। मतलब पशुपालन देखने को मिल जाता है। और अगर आप पशुपालन देखेंगे तो मैंने आपसे कहा कि कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, ये आदमगढ़ होशंगाबाद वाले क्षेत्रों में, तथा सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा बागोर। ठीक, ये जो 2 स्थान हैं, और ये बागोर कहाँ पर है? तो बागोर मेरे दोस्त आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान। तो एक पहला साक्ष्य आप याद रखिएगा, ये आदमगढ़, वन सेकेंड, एक तो आप याद रखिएगा थोड़ा सा आदमगढ़, और आदमगढ़ के साथ ही में एक ये आदमगढ़, और एक आप याद रखिएगा कौन सा? बागौर। ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा, बाकी और सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डियों के उपकरण मिले हैं? और ये हड्डी का जो उपकरण है ये मेरे दोस्त कमीशन बहुत बार पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से हड्डियों के उपकरण कहाँ से मिले हैं और हड्डियों के किस प्रकार से साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। अगर मैं हड्डियों की थोड़ी सी बात करूं तो हड्डियों पे हम एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन इसका पहले हम ऑप्शन देख लें। ऑप्शन के तौर पर दिया है चौपानी मांडो, मैदाहा, काकोरिया, सराय नाहर राय।
ठीक, ये सराय नाहर राय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है मैदाहा। ये मैदाहा है कहाँ पे, थोड़ा सा हम मैदाहा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैदाहा, दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो है आपका मैदाहा, मैदाहा के साथ में सराय नाहर राय, एक तो सराय नाहर राय, एक आपका मैदाहा। ये जो दो साइड्स हैं और एक साइड से आपका दमदमा, दमदमा, ये तीन साइड्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हड्डियों को लेकर के, या हड्डियों के जो साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर सबसे राइट ऑप्शन है आपका कौन सा है, मैदाहा है। मैदाहा से हड्डियों के उपकरण मिले हैं, और मैदाहा के साथ ही में अगर आप सराय नाहर राय देखेंगे तो सराय नाहर राय ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों आपका प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में है, जो इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है। तो प्रतापगढ़ में जो अभी रिसेंटली में कोई राजा रहे होंगे प्रतापगढ़ के, उन्हीं के नाम पे जो उनका सराय था, वहीं सराय से बहुत सारी हड्डियां मिली होंगी, और वो उसी के नाम पे सराय नाहर राय उस साइट्स का नाम ही रख दिया गया है। तो हड्डियों का जो प्राचीनतम साक्षी है, ये भी याद रखिएगा कि प्राचीनतम, देखिए मेरी राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, आप थोड़ा मेरे वॉइस के साथ आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्राचीनतम साक्ष्य किसके, हड्डियों के। तो ये आपको कहाँ से मिला है, ये भी आपको मैदाहा से ही देखने को मिल जाता है। तो ये दो साइड्स आप याद रखिएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा सराय नाहर राय की बात करूं तो सराय नाहर राय से आपको 11 समाधि स्थल मिली है। कहाँ से, समाधि स्थल मिली है, सराय नाहर राय से समाधि स्थल मिली है। ये जो 11 समाधि स्थल मिली है, इन 11 समाधि स्थलों में हालांकि माना तो जाता है कि 14 लाशें मिली हैं, लेकिन 10 कैसी हैं, 10 ये सिंगल एकल समाधान है, और जो एक वाला मिला है, एक में 4 को एक साथ दफनाया गया है। तो 11 कब्रों में आपको 14 बॉडी देखने को मिल जाते हैं। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर घर के अंदर, यानी घर के अंदर आवासीय क्षेत्रों में आपको कब्रगाह देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एक और याद रखिएगा, यहाँ पे है प्रतापगढ़ में है पट्टी तहसील। ये भी जब देख ही रहे हैं थोड़ा सा और अच्छे से देख लें। एक है पट्टी तहसील, देखिए मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, बट मेरी आवाज़ पे आप फोकस करिएगा। पट्टी तहसील जो है, इस पट्टी तहसील में से ही ये वाला जो आपका है कौन सा, मैदाहा, इस पट्टी तहसील में ही मैदाहा वाला साइट्स है, और इस मैदाहा साइट से ही आपको बूचड़ खाना भी मिला है। क्या मिला है, यहीं से आपको बूचड़ खाना भी मिला है। देख रहे हैं ना कि कितने सारे हम लोग प्रश्न करते हुए चल रहे हैं। तो बूचड़ खाना भी यहीं से मिला है, समाधि स्थल भी आपसे यहीं मिले हैं, और ये दोनों प्राचीनतम साक्ष्य के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे, प्रतापगढ़ वाला, नाराय नाहर राय और मैदाहा से। आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्नों में कृषि का प्रथम प्रारंभ कब हुआ है, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, इसी के साथ में कह रहा है पुरापाषाण काल में, या आदि पाषाण काल में। तो मेरे दोस्त, अगर आप कृषि के साक्ष्य देखेंगे तो जो खाद्यान्नों में कृषि के साक्ष्य आपको देखने को मिला है, ये कहाँ पर देखने को मिला है, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य कृषि कार्य में प्रारंभ करता है। मनुष्य क्या करता है, कृषि कार्य प्रारंभ करता है, और कृषि कार्य प्रारंभ करने से यहीं पे आप देखेंगे कि खेती के साक्ष्य आपको मिलने लगते हैं। किसके, खेती के साक्ष्य, ठीक है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर पशुपालन भी होने लगा था, और पशुपालन के साथ साथ में आग की खोज हो चुकी थी। आग के साथ साथ में पहिए का निर्माण किया जा चुका था। इसी के साथ जब आग और पशुपालन और पहिया ये तीनों मिला तो व्यक्ति के जीवन में क्या आ गया, व्यक्ति के जीवन में अस्थायित्व आ गई। और जब व्यक्ति के जीवन में अस्थायी आया तो वह व्यक्ति क्या करने लगा, अब खेती भी प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वह अपने जीवन यापन कर सके। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पाषाण काल, सॉरी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आपको कृषि देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में
मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये विभिन्न कमीशंस ने कई बार आपसे पूछा है कि जो मानव के प्रथम साक्ष्य मिले हैं ये कहाँ से मिला है? नीलगिरी की पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ी, नल्ला मलाई पहाड़ी या नर्मदा घाटी। देखिएगा, शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर पता नहीं है तो अच्छी बात है और पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक नाम पता होगा डॉक्टर अरुण सोनकिया का। डॉक्टर अरुण सोनकिया। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने सबसे पहले हथनौरा, कहां से? हथनौरा से कपाल खंड, मतलब इन्हें पहला क्या मिला था? मानव कंकाल मिला। पहला मानव कंकाल किसको मिला? डॉक्टर अरुण सोनकिया को। कहां से मिला? हथनौरा से मिला। और ये हथनौरा कहां पर है? ये हथनौरा है नर्मदा घाटी तट पर। नर्मदा घाटी। और नर्मदा घाटी के साथ कब इन्हें मिला था? ऐसा माना जाता है 1983 में इन्हें, जब इन्होंने खोज किया इस चीज का, इन्हें प्राप्त चला, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चला कि ये सबसे प्राचीनतम मानव कपाल है। इसलिए हम मानते हैं कि जो सबसे पहला प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? वो नर्मदा घाटी से मिला है। किसने खोजा है? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने खोजा है। अगर ये भी आपसे पूछे तो आप बताने में सक्षम हो। जैसे अभी लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर पूछ लिया था कि जो भीमबेटका गुफा है उसकी खोज किसने की थी। ये बहुत बार पूछा गया है भीमबेटका वाला कि भीमबेटका गुफा की खोज किसने की है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो एक बार कमेंट में ड्रॉप करिएगा कि जो भीमबेटका गुफा है इसकी खोज कहाँ से की थी और किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक, ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगर मैं वहीं पे थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, ये अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ये कहीं कहीं 82 भी मिल जाता है और कहीं कहीं 83 भी मिलता है। आप एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ पर ये मिल रहा है, नहीं तो आप गलत कर दें, क्योंकि ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री में अधिकांश इतिहासकारों ने अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग लिखा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज कौन सा है? कहने का मतलब है कि मानव ने सबसे पहले खाद्यान्न के रूप में किसे यूज़ किया था? ऑप्शन के तौर पे दे रहा है गेहूं, चावल, जौ या बाजरा। तो ये बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है, हर किसी को पता है कि मानव के द्वारा जो सबसे पहला उपयोग किया गया है खाद्यान्न में वो कौन सा है? वो है जौ का। देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो सबसे पहले प्राचीन में जो आपका अनाज मिला है, कितने प्रकार के अनाजों का उल्लेख किया गया था? तो ये 8 प्रकार और कहीं कहीं 9 प्रकार के अनाजों का उल्लेख आपको मिलता है। ये कौन कौन से अनाज थे? तो अनाजों में एक है आपका जौ, गेहूं, मैं लिख दूं, जौ है, गेहूं है, चावल, मक्का, 4 तो ये हो गए आपके। मक्का के साथ में बाजरा और बाजरा के साथ में सुरगम अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। राई, और राई के साथ ही साथ में जई। ये 8 प्रकार के ऐसा माना गया है कि हमारे यहाँ जो प्राचीनतम उपयोग किया गया था, ये 8 प्रकार के खाद्यान्नों का उपयोग किया गया जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। वहीं जो चावल के साक्ष्य हैं ये सब अभी हम थोड़ी देर में आगे देख लेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद प्रश्न भी रहा है और कमीशन बार बार ऑप्शन को बदल बदल के बच्चों को कंफ्यूज करता है। एक है लाडीवा, एक है मेहरगढ़, एक है लहुरा देवा और एक है टोकवा से। अब देखिएगा, कुछ लोगों अभी मानेंगे कि ये जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो लोग मानते हैं क्या है? मेहरगढ़ है। सही बात है। जब लहुरा देवा ना दिया रहे तब आप किसके साथ जाएंगे? मेहरगढ़ के साथ जाएंगे। और अगर लहुरा देवा दिया हुआ है तो आप किसके साथ जाएंगे? आप लहुरा देवा के साथ जाएंगे। ऐसा क्यों आप जाएंगे? अभी हाल ही में जो खोज किया गया है या जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है
उस रिसेंटली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ न मान करके वो लहुरा देवा माना गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कह रहा था, मैं बता दूं वरना आप कहेंगे टीचर ने खाली बोला बताया नहीं। मैंने आपसे कहा था कि भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी, तो भीमबेटका की जो गुफा है मैं लिख देता हूँ भीमबेटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की जो गुफा है इसकी खोज किसने की है, BS वाकड़कर साहब ने किया था। BS वाकड़कर, मैं इसे रफ कर दूं वरना आप कहेंगे मास्टर ने गलत लिख दिया है। वाकड़कर, BS वाकड़कर साहब ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका गुफा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो प्राचीनतम साक्षी है वो कौन सा है, लहुरा देवा। अब लहुरा देवा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आपके मन में कन्फ्यूजन है कि सर जी आप गलत बता रहे हैं। अभी तक तो हमने मेहरगढ़ पढ़ा था, लेकिन अब आप लहुरा देवा याद रखिएगा। लहुरा देवा कहाँ पर है, लहुरा देवा ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, ये जो संत कबीर नगर जिला है उत्तर प्रदेश का, वहीं का एक साइट है, स्थान है लहुरा देवा, वहाँ से ये आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो कालक्रम माना जाता है ये 9000 BC से लेकर के और ये लगभग 7000 BC के आसपास तक का इसका कालक्रम माना जाता है कि इन क्षेत्रों में आपको मिला होगा। उसी के साथ में जो आप लहुरा देवा को, मेहरगढ़ वाले को देखते हैं, तो मेहरगढ़ वाला कौन सा है, मेहरगढ़ की अगर आप बात करें तो पहले बात ये जानिए कि मेहरगढ़ है कहाँ, तो जो मेहरगढ़ है ये है पाकिस्तान में। ठीक, ये पाकिस्तान में है। और जो मेहरगढ़ वाला है ये लगभग 700 BC के बाद का माना जाता है कि 700 BC के आसपास मिला है। लेकिन जो लहुरा देवा है ये 900 BC से 700 BC के आसपास माना जाता है। तो ये कहा जाता है कि जो लहुरा देवा है ये मेहरगढ़ से पहले का है, जिसके जहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा चावल के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे आप, चावल के बारे में, तो अगर मैं थोड़ा सा चावल के साक्ष्य की बात करूं, क्योंकि चावल भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, तो जो चावल वाला है ये कहाँ से है, ये माना जाता है कोल्डीहवा। कहाँ पे, कोल्डीहवा। और ये कोल्डीहवा कहाँ पर है, तो कोल्डीहवा है आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर है, ये इलाहाबाद में है। अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे, हालांकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बार बहुत समराइज फॉर्म में पूरा स्टोन एज मैं आपको कवर करके दे दूंगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप ओवरऑल कॉन्क्लूजन समझिए। अगर कॉन्क्लूजन ये है, कॉन्क्लूजन मेरा ये कहने का है मतलब मेरे दोस्त कि अगर आपको लहुरा देवा मिले तो आपको लहुरा देवा मारना है, और अगर ऑप्शन में लहुरा देवा ना रहे तो आपको मेहरगढ़ मारना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ओके, वैसे आप सब समझदार हैं, आप सबसे कुछ थोड़ी छिपा हुआ है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का जो प्रमाण कहाँ से मिला है, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। वही पशुपालन का जो प्रमुख साक्ष्य मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि पशुपालन के जो प्रमुख साक्ष्य आपको देखने को मिला है, 2 जगह से मिलता है। एक तो आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद वाला रीजन है, और दूसरा बागौर है। ये बागौर कहाँ पर है, तो अगर आप बागौर की बात करेंगे, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान वाले रीजन्स में भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ये है आदमगढ़। ये क्या, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है मध्य पाषाणिक, इस पे याद रखिएगा। मध्य पाषाणिक पूछे तो आपका आदमगढ़ है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रख करके चलेंगे। ठीक, चूंकि मैं ऑलरेडी पशुपालन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी का उपकरण मिला है। तो हड्डी के बारे में मैं बहुत देर से आपसे बता रहा हूँ कि हड्डी का जो उपकरण है चौपानी मांडो, मैदाहा, कोकोरिया और सराय नाहर राय। जो हड्डी के उपकरण की बात है ना मेरे दोस्त, ये कहाँ से मिला है, मैदाहा से मिला है। और वही मैदाहा कहाँ पर, प्रतापगढ़।
अगर यही थोड़ा सा आपने डीप क्लास लिया होता तो आपको एमसीक्यूज करने में बहुत मज़ा आता। ठीक, यहीं से आपको हड्डियों के, और हड्डियों में सामान्यतः किसके, सींग के आपको उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? सींग के उपकरण मिले हैं, जो कि आपको किसने बताया है? जी.आर. शर्मा साहब ने ये बताया है कि मैदाह के सामान्यतः 3 क्षेत्रों में देखा गया है। जी.आर. शर्मा, किसने बताया है? जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा ने प्रतापगढ़ के 3 स्थानों के बारे में उल्लेख किया है, और इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लगभग बूचड़खाना और कब्रिस्तान, ये 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ में सींग से निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या देखने को मिलते हैं? सींग से निर्मित उपकरण और आभूषण। क्या? आभूषण। ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वही आपका राइट ऑप्शन है। कौन सा राइट ऑप्शन है? सी, मैदाह। कहां पर है? यहां पर है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखिए, मैदाह, सराय नाहर राय, लखैया, उसके बाद में अगर आप देखेंगे, अच्छा लखैया कहां पर है ये आप देख लीजिए पहले। लखैया थोड़ा सा यहीं पे आ गया तो मैं आपको बता दूं, ये जो लखैया है ये मिर्जापुर तहसील में है। कहां पर है? ये मिर्जापुर में है। लखैया कहां पर है? ये मिर्जापुर में है। और सराय नाहर राय और मैदाह ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्रतापगढ़ में है। तो जो सामान्यतः आपका ये है लखैया, लखैया से क्या मिला है? सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लखैया से कितने मानव कंकाल मिले हैं? 17 मानव कंकाल। क्या मिला है? मानव कंकाल मिला है। कितने? 17 मानव कंकाल, बहुत बल्क मात्रा में मिला है। और ये कहाँ पर है? ये मिर्ज़ापुर में है। और यहाँ पे आप जो कंकाल मिले हैं, इन कंकालों में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको हिरण के सींग देखने को मिलेंगे, और हिरण के सींग के साथ ही साथ में आपको पशुओं का जबड़ा बहुत ज़्यादा मिला है। क्या मिला है? पशु जबड़ा बहुत मिला है। पशु, 1 सेकेंड, अरे भाई ये भी मजाक कर रहा है। पशु जबड़ा, पशु जबड़ा मिला है। कहां से? लखैया, मिर्जापुर तहसील से। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? राइट ऑप्शन आपका है सी, आई मीन मैदाह। आगे बढ़ते हैं। वहीं पे एक चीज और देखिएगा, मिर्जापुर में एक स्थल और है, उसका नाम है सिंगरौली। सिंगरौली जो एनटीपीसी का, वहाँ पे आपको वो स्टेशन भी देखने को मिलेगा, सिंगरौली। ये अभी चल रहा है, इसकी खुदाई अभी चल रही है, मतलब यहाँ पे अभी साक्ष्य किए जा रहे हैं। तो 3 साक्ष्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। एक तो सिंगरौली आपके ध्यान में रखिएगा, एक चकिया याद रखिएगा, बनारस वाला। कौन सा? एक चकिया, ये बनारस में है। चकिया कहाँ पर है? बनारस में है। चकिया बनारस में है। और इलाहाबाद में एक है बेलन घाटी। मेरे दोस्त, अगर आप कभी पाषाण काल पढ़ें ना, मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए, क्या क्या गजबे गजबे हो जाए। बेलन घाटी ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ठीक, तो ये 3 कुछ साइट्स हैं, इन पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकाले गए हैं? वही जो मैं आपको बताया नहीं था कि वहाँ से 4 मिले हैं, लेकिन ये भैया 3 पूछ लिए थे। तो ये 3 कहाँ से मिले हैं? ये 3 आपको जो मिला है ये दमदमा से मिला है। कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। दमदमा में 3 मानव कंकाल मिले हैं। और ये 3 मानव कंकाल कहाँ पे है? जब मैंने आपसे कहा था सराय नाहर, मैदाह और दमदमा, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दमदमा से। और दमदमा की सबसे खास बात क्या है कि दमदमा से कितने मानव कंकाल? 3 मानव कंकाल मिले हैं। 3 मानव कंकाल मिले हैं। और इन 3 जो मानव कंकाल हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आपको सामान्यतः 41 क्या मिला है? मानव समाधान मिला है। 41 मानव समाधान मिला है। और 41 मानव समाधान के साथ ही साथ में 5 युगल समाधान मिला है। युगल समाधान मिला है। ये सारे प्रश्न ना आपके इतने कोर हैं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इसके साथ में अगर आप कभी केवीएस दे रहे हैं, एनवीएस दे रहे हैं, इन सब में भरमार मात्रे में पूछा गया है, जहां पे डीप में जाकर के पूछता है। लग्नाज तो मैं आपको बता चुका हूं कि लग्नाज क्या है, ठीक है। अच्छा, लग्नाज नहीं बताया हूं, चलिए लग्नाज भी देख लीजिए। आप कहेंगे कि लग्नाज में बता देता हूं। लग्नाज कहाँ है? तो लग्नाज आपका गुजरात में है। ठीक,
लखनाज कहाँ पे है? गुजरात में है। दमदमा आप मैदाहा और क्या सराय नाहर ये आपको प्रतापगढ़ वाले रीजन्स में देखने को मिल जाएगा। और जो ये लखनाज है, लखनाज से माना गया है, अच्छा लखनाज है कैसा? तो लखनाज जो है ये मध्य पाषाण काल का है। ये कैसा साइट है? ये मध्य पाषाण काल का है। ये मध्य पाषाण काल का साइट है। और मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आपको होशंगाबाद देखने को मिलेगा, आदमगढ़ वाला, आदमगढ़ होशंगाबाद, और राजस्थान का बागोर। बागोर कहाँ पर है? ये कोठारी नदी है, उस कोठारी नदी से आपको मिला है। और जो बागोर है, बागोर में ही मतलब मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के आपको साक्ष्य देखने को मिलेंगे। पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। और ये किसने बताया है? ये हमको सामान्यतः किसने बताया है? तो हमको प्रोफेसर BN मिश्रा साहब ने बताया है। वन सेकेंड, किसने बताया है हमें? तो ये हमको बताया है BN मिश्रा साहब ने, BN मिश्रा साहब ने बताया है। ठीक है। और वहीं पे आप देखेंगे जो मैं आपको ये बता रहा था, लखनाज कहाँ पर है? लखनाज गुजरात में है। ये मध्य पाषाण कालीन साइट्स है। और लखनाज से भी आपको 14 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? 14 मानव कंकाल मिले हैं। मेरे दोस्त, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मैं उतना अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ, बट मैं बोल दे रहा हूँ, तो आप 2-3 बार करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट करिएगा, आपको और बेहतर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी? क्योंकि मतलब इसका प्रश्न कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता भिन्न थी किस कारण से? इसके पास एक विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लौह एवं रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त में से सभी। तो आप अगर देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता से इसलिए भिन्न थी क्योंकि जो सिंधु घाटी है ये कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता है। क्या है? सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता है। यहां पर नगरों के वो सारे साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एक नगर में होने चाहिए थे। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा माना जाता है कि ये मातृ सत्तात्मक था। कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा वैदिक के बारे में देखेंगे तो जो वैदिक सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सभ्यता है। और ये कैसी से यहाँ की संस्था है? ये पितृ सत्तात्मक व्यवस्था से ओतप्रोत आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका डी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख जानकारी का स्रोत क्या है? तो एक सबसे खास बात मेरे दोस्त कि हड़प्पा की आज तक लिपि कोई पढ़ नहीं पाया है। अगर आप मेरी लिपि पढ़ पाएँ तो मान के चलिएगा, अगर आप मेरी लिपि पढ़ लें तो एक बार आप हड़प्पा लिपि को पढ़ने की कोशिश करिएगा, शायद आप हो सकता है उसे पढ़ ले जाएं। हड़प्पा लिपि कैसी है? इसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, ये पठनीय नहीं है। और अगर पठनीय नहीं है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पुरातात्विक खोदाइयों के माध्यम से जो साक्ष्य मिलेंगे उन्हीं को देख करके हम अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे विद्यमान रही होंगी। ठीक, हड़प्पा में आपको बहुत ज़्यादा शिलालेख देखने को नहीं मिला क्योंकि जो हमारे शिलालेख या स्तंभ लेख है वो मौर्य काल से देखने को मिलता है। और अगर अशोक के पूर्व भी अगर है तो भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के एकाध देखने को मिलते हैं। पक्की मिट्टी की जो मोहरें हैं उन मोहरों पे जो लिपियां लिखी गई हैं वो पठनीय नहीं है, इसलिए जो पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, मैं इसको ऐसा ना करूं वरना आप इसको क्या समझ लेंगे, आप बोल देंगे यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, शिलालेख, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ और
पुरातात्विक संबंधी खोदाइयाँ। तो मेरे दोस्त यहाँ पे बस सेम वही है जो मैंने आपको बताया था, क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता पर अगर आप प्रकाश देखेंगे तो यहाँ के जो बर्तनों की लिखावट देखने को मिला है वो धार्मिक ग्रंथें और शिलालेख। तो इस हिसाब से मेरे दोस्त पिछले वाले मैंने बताया कि जो पुरातात्विक संबंधी खुदाई हुई है, इन्हीं खुदाइयों के आधार पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति किस प्रकार भिन्न थी, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें से उपरोक्त सभी ये प्रश्न रिपीट हो गया है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। निम्न कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। पशुपालन का जो प्रारंभ है ये कब देखने को आपको मिलता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर आपसे पहले कहा कि जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो आपको मध्य पाषाण काल से देखने को मिलने लगता है। किससे? मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य आपको देखने लगे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में पशुपालन आया है, पशुपालन के बाद में आप पहले देखेंगे व्यक्ति के जीवन में आग आया है, आग के बाद में मनुष्य पशुओं का शिकार करने लगा था। अच्छा, ये जो पशुपालन है, याद रखिएगा, ये पशुपालन सामान्यतः उपभोग के लिए किया गया है और यात्रा के लिए किया गया है। ये मत सोचिएगा कि अभी यहाँ कृषि के लिए अभी यहाँ नहीं, आगे चल के जब हम नवपाषाण में आएंगे तो नवपाषाण में जब कृषि प्रारंभ हुई है तब हमने पशुओं का प्रयोग अपने किसी कृषि उद्योग में करने की कोशिश की थी। तो आग की खोज, पशुपालन और पहिए के निर्माण से इन सारे चीज़ों ने मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया और व्यक्ति होमो सैपियन से मानव की ओर अग्रसर होने लगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन के तौर पे पूर्व आर्य, मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल या कुषाण काल। देखिएगा, अगर आप मूर्ति पूजा की बात करेंगे तो मूर्ति पूजा हमारे यहाँ जो पूर्व आर्य थे इन्होंने ही प्रारंभ कर दिया था। आर्यों में अगर आप वैदिक सभ्यता देखेंगे या सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्ति पूजा प्रचलित थी, क्योंकि विभिन्न प्रकार से सामान्यतः आप देखेंगे आपको एक त्रिपाल ओले हुए जो पशुपति शिव की मूर्ति दिखाई गई है, एक वो, और यहाँ पे मातृ देवी उपासना की जाती थी, मतलब जो मातृ देवी पूजा के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इससे मूर्ति पूजा का आरंभ माना गया है। तो ऐसा माना गया है कि सामान्यतः मूर्ति पूजा थी, लेकिन मंदिर निर्माण की संकल्पना अभी नहीं विकसित है, सिर्फ मूर्ति पूजा विकसित की गई है। उसी के साथ में जब आप और आगे बढ़ेंगे तब आपको मंदिर निर्माण की परंपरा देखने को मिल जाती है आगे चल करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा एक पशु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मोहर, टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में नहीं किया गया है? मतलब एक ऐसा कौन सी मूर्तियां हैं जो हड़प्पा संस्कृति में नहीं पाई गई है? ऑप्शन के तौर पर है गाय, गैंडा, हाथी और बाघ। तो मेरे दोस्त आपको पता है कि ये तीनों आपके ऑन दैट टाइम हड़प्पा काल में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन जो गाय है ये गाय हड़प्पा घाटी में ना हो करके इसकी महत्वाकांक्षा कब बढ़ी है? वैदिक सभ्यता में बढ़ी है। कब बढ़ी है? वैदिक सभ्यता में बढ़ी है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।